मेरी केमिस्ट्री की फाइल रही हो, केमिस्ट्री की सारी फाइल लगा दिया बेटा बोल ना। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आर यू लिसनिंग माय वॉइस? Today we will continue atom and molecules where we left in the last class. So in the last class we have covered the details about ions, kinds of ions, cation and anion, and I also indicated to you that how is it possible to look after the conversion of an atom into the form of ion, whether the ion is in the form of cation or anion. That's what we have done in the last class. Right? Clear है आपको? जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था, आपने अभी एटम आपकी बात छोड़ के कह रहा हूं मैं, बाकी के स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। कपिल वो बात तो ठीक है, आप इनको ना नेक्स्ट सेशन दे दो। आज की क्लास कुछ समझ नहीं आएगी बच्चे, इसलिए मैं कहता क्लास दे देना। आप जाके सेशन अटेंड करो, अभी आप मेरा वीडियो सेशन अटेंड करो, आज सेशन समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि इससे पहले मैंने 6-7 सेशन ले रखे हैं, वो जब तक नहीं होंगे ना आज का सेशन नहीं समझ पाओगे। राइट? तो बेटर है आप उस क्लास अटेंड करो। दे सकते हो भी आप? हाँ बेटे, क्या कह रहे थे अपनी आप? सॉरी तारुषी। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा जी, बिल्कुल बिल्कुल भेज देना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था वो। सो हमें आयन क्या होता है, काइंड्स ऑफ आयंस क्या होता है, ये आप हमेशा खोल दिया करो, कई बार कहा है। ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया। Another question arises कि chemistry is the subject, is the branch of science that deals with the study of elements and their compounds, and the compounds that are formed with the help of elements. Right? So various compounds available to us is H2O, hydrochloric acid, sulfuric acid, magnesium oxide, sodium oxide, and hence in that way what we see that there are thousands and thousands and the lakhs of the compounds available to us. तो पूरी केमिस्ट्री की जो फील्ड है उसका मकसद है कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना। और जहां तक कंपाउंड्स का सवाल है, कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स स्पेसिफिकली। वैसे कहीं तो 10th लेवल पर हम दो तरह के कंपाउंड्स को देखेंगे। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, and second one is the covalent compounds. So these are the two kind of compounds that are broadly available as far as to analyze them, to study them at the 9th and 10th level. Now the very first question is, what do you mean by a compound? Compound is simplest substance that is formed by the combination. Compound is basically a substance that is formed by the combination of two or more elements or atoms. What is that? Just tell me. What do you, tell me what do you, मैंने mixture and compound का difference आपको बताया था. What do you mean by a compound? When there is chemical binding of two or more elements or atoms. Compound is defined as a substance that is formed by the combination of two or more atoms, or two or more elements, or two or more atoms of the elements of the same element, or maybe of the different element.
सेम एलिमेंट का तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उस केस को ध्यान में रखते हुए एग्जैक्ट अगर हम कंपाउंड की डेफिनेशन देंगे तो हम उसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे। कंपाउंड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। Isn't it? That's what we have studied. ये हमने पहले ही चैप्टर के अंदर इनफैक्ट सेकंड चैप्टर के अंदर हमने इसको ढंग से समझा था। और ये हम यूं कह सकते हैं कि जब हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स की शुरुआत की थी तो वहां जरा ज्यादा बेहतर ढंग से इस बात को देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के थ्रू। इजंट इट? तो कंपाउंड जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज्यादा एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। और कहने का मतलब है जैसे H2O की बात हो गई तो H2O द फॉर्मेशन ऑफ H2O ऑलवेज एक्वायर्स रेशियो 1:8। इसकी रेशियो 1:8 होती है। कहीं भी ऑल अक्रॉस द यूनिवर्स अगर पानी बनेगा तो इट रिक्वायर्स द रेशियो ऑफ 1:8 इन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। राइट? इसी तरीके से जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी कंपाउंड्स का एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है एज फार एज द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंसर्न। अब ये जो कंपाउंड है ये बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो दे आर अप्रोक्सीमेटली 30 to 36,000 के बीच में है। लेकिन जहां तक कोवलेंट कंपाउंड्स का सवाल है दे आर अवेलेबल टू अस मोर देन 6 लाख। स्पेसिफिकली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं, 6 लाख से ज्यादा। ऐसा क्यों है? इन सब की डिटेल आप हायर क्लास में 10th क्लास में जाकर देखेंगे। वहां कार्बोनेट्स कंपाउंड करके एक अलग ही चैप्टर है। Metal and non-metal is dedicated to electrovalent compounds, whereas carbonates compound is dedicated to the organic compounds. बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं पूरी केमिस्ट्री के 10th में। तो बात ये उठती है कि इतने सारे कंपाउंड्स अगर बनते हैं तो क्यों बनते हैं? व्हाई द कंपाउंड बिकम, इनफैक्ट मैं यूं कहना चाहूंगा व्हाई एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर। भाई एटम्स का कॉम्बिनेशन क्यों होता है? सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है और इसका सोडियम क्लोराइड इज बेसिकली ए केमिकल नेम ऑफ द रे, लेकिन बेसिकली ये है क्या? ये सॉल्ट है, नमक है जो अपने खाने में यूज करते हैं। राइट? इसी तरीके से पानी हम पीते हैं, वाटर, और there are enormous number of compounds. So the question arises why this formation of sodium chloride takes place, why this formation of water takes place, why we have the formation of MgO etc etc. इसकी ज्यादा डिटेल हम 10th में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं आपको यहाँ जरूर दूंगा। कहने का मतलब है why कंपाउंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? why do atom combine together? एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दैट द एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट, और कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं? नॉर्मल एलिमेंट्स। देखो जहां तक एलिमेंट्स का सवाल है, एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल आ गए, मेटलॉइड्स भी हो गए, और होते हैं फिर हैवी एलिमेंट्स जिसमें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को लेते हैं जिसमें हैवी मेटल्स आ गए। तो 9th और 10th में हम स्पेसिफिकली नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। राइट? द अदर नेम ऑफ मेटलॉइड्स में हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा हूं। राइट? लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं। टोटल मिलाकर 114 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। तो वो ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन की स्टडी आप 11th क्लास से करेंगे। इट हैज नाइदर टू डू विद द 9th लेवल, एट द 9th लेवल, नॉर विद द 10th लेवल। तो हमें स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में। और नॉर्मल एलिमेंट्स और जितने भी एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है जिसे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। एक ऐसी टेबल जो सारे एलिमेंट्स आज तक की जो डिस्कवरी हुई है उसमें हमने फिट कर रखा है, उन्हें बिठा रखा है, और वो बड़ी वैल्यूएबल टेबल है और वो बहुत अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है सभी एलिमेंट्स का इन टर्म्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एटम हमारे सामने रखती है। वो भी एक अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास की केमिस्ट्री का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो 10th में आप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके कितने प्रकार का होता है। फिर आप पढ़ेंगे
एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट, ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। फिर पढ़ेंगे आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात होगी। फिर पढ़ेंगे आप पीरियोडिक टेबल, जिसमें सारे एलिमेंट्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट और उनका सिग्निफिकेंस वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये पूरा का पूरा 10th क्लास की केमिस्ट्री है, और वो सारी जो डिस्कशन है उसका, वो इस निचोड़ पे डिपेंड करता है जो ऑलरेडी मैं ले चुका हूं सेशन, और आज जो मैं लेने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन उठता है, व्हाई डू एटम कंबाइंस, एटम कंबाइन राइट विद वन अनदर इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी। बात उठती है स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ भाई। हम अगर लिविंग बींग्स की भी बात करें तो हम सब स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं नहीं, अनस्टेबल लाइफ कौन जीना चाहता है। तो स्टेबिलिटी हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ significance, importance in case of elements as well. So, who decide the stability? What is the condition for the atoms to attain stability? तो रूल ये कहता है कि एटम attain stability by acquiring inert gas, by acquiring inert gas electronic inert gas electronic configuration. Now the question arises, inert gas electronic configuration, आवाज कम कराओ मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। inert gas electronic configuration का मतलब क्या हुआ कि ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट। बात हो रही है यहां पर नॉर्मल एलिमेंट्स के स्टेबिलिटी की, यानी कि एटम्स ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स अगर स्टेबल होंगे तो वो स्टेबल होंगे जब वो अपनी ड्यूप्लेट कंडीशन अचीव करेंगे या ऑक्टेट कंडीशन अचीव करेंगे। ड्यूप्लेट की जो कंडीशन है वो हाइड्रोजन और हीलियम में है, राइट। हाइड्रोजन और हीलियम ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ड्यूप्लेट की कंडीशन होती है, राइट। और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो कि नॉर्मल एलिमेंट्स में ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां है हाइड्रोजन और हीलियम, these are the two elements whose atom acquires two electrons। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो K के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन अटेन स्टेबिलिटी कब करेगा, जब उसके पास एक एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो ड्यूप्लेट इज नथिंग बट एक्वायरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन एक ही शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल कब होगा, जब उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो ड्यूप्लेट कंडीशन हो गई। तो ड्यूप्लेट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स शुड बी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक शेल इटसेल्फ। और हीलियम के केस में हीलियम के पास तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि हीलियम को स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, ये नेचुरली स्टेबल है। क्यों, क्योंकि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और वो पहले ही शेल में, आपको पता है मैंने बताया है KLMN बताया था ना मैंने, तो K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उसके पहले ही शेल में, तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, राइट। तो इन्हें हम इनर्ट एलिमेंट कहते हैं, इसे हम कहते हैं इसे इनर्ट एलिमेंट मतलब ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करता। 9th एंड 10th में कुछ स्पेसिफिक केस आप हायर क्लासेस में देखेंगे। तो इनर्ट एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच विल नॉट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट्स। व्हाई, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी नेचुरली अटेन देयर स्टेबिलिटी। उनके पास ऑलरेडी स्टेबिलिटी है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, वो क्यों नहीं इंटरेक्ट करेगा किसी और के साथ, ना उसे अपने इलेक्ट्रॉन को खोने की जरूरत है, ना ही गेन करने की जरूरत है। हाइड्रोजन के केस के अंदर ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, तब जाकर वो स्टेबल होगा। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम, these are the 2 elements which attain stability by acquiring 2 electrons in their respective shells, which is known as duplet configuration, right। तो इसीलिए हाइड्रोजन कोशिश करता है कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ या खुद के भी अपने एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सके। जैसे हाइड्रोजन का जो एग्जिस्टेंस होता है, हाइड्रोजन गैस का, उसको हम H2 लिखते हैं नहीं, तो H2 की लिखते हैं, दैट मींस इट इज ए 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जिसके अंदर 2 एटम्स हैं,
राइट। तो ये जो H2 की फॉर्मेशन हुई है, दोनों हाइड्रोजन ने अपनी अपनी ड्यूप्लेट कंडीशन को अचीव कर लिया। कैसे कर लिया ये हम फ्यूचर में देखेंगे, फिलहाल ये समझने की जरूरत है। इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूं, HCl की बात करूं, तो यहां भी हाइड्रोजन ने जो इंटरेक्ट किया क्लोरीन के साथ, अपना एक मकसद पूरा करने के लिए किया है कि इसको ड्यूप्लेट कंडीशन एक्वायर करनी है, राइट। इसी तरीके से पानी जब बना है तब भी हाइड्रोजन ने यही कोशिश की है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास रहें और वो स्टेबल हो जाए, राइट। तो दैट मींस द एटम कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव duplet as far as the hydrogen and heliums are concerned. These are the two exceptions as far as duplet condition is concerned. Rest of the normal elements attain stability, right, by acquiring 8 electrons in the outermost shell. जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो आउटरमोस्ट शेल के अंदर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो सोडियम अपनी स्टेबिलिटी कब अचीव करेगा? जब वो इस इलेक्ट्रॉन को खो देगा। तो खोते ही इसका आउटरमोस्ट शेल ये नहीं रहा। आउटरमोस्ट शेल कौन सा हो गया? जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। के, एल और एम की बात कर रहा हूं मैं। जब एम में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा तो शेल की सिग्निफिकेंस नहीं रही। अब वो स्टेबल हो गया। अगर वो स्टेबल हो गया तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसी तरीके से 8, 10 नहीं, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट का मतलब क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी अवेलेबल इन द आउटरमोस्ट शेल. Those atoms or the atoms of those elements which would like to attain stability by acquiring 8 electrons in the outermost shell is known as octet condition. Right? So here अगर हम क्लोरीन की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 287, अब ये स्टेबिलिटी कैसे अटेन करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन खोएगा थोड़ी ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, ये गेन कर लेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सोडियम जो कि एक मेटल है वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को खोएगा, और क्लोरीन जो कि नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन, खोए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो मैं अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज की बात कहूं, टेक्निकल डेफिनेशन की बात कहूं, तो व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स? मेटल्स आर एलिमेंट्स, मेटल्स आर एलिमेंट्स हुज एटम, जिसके एटम हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टू गिव इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इनके पास हमेशा एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपने एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, डोनेट कर देते हैं, जिससे वो स्टेबल हो जाए। कुछ एग्जांपल के तौर पे भी मैं आपको समझाऊंगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मेटल? नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स हुज एटम विद स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे क्लोरीन के केस में देखा ना आपने, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो याद रखना, एक सिंपल सा फार्मूला है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को खोते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इस तरीके से मेटल भी अपने आप को स्टेबल कर लेता है और नॉन मेटल भी स्टेबल कर लेता है अपने आप को। दोनों ही के पास ऑक्टेट की कंडीशन इजीली अचीव हो जाती है। इसे मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूं, जैसे ये नमक की फॉर्मेशन है, ये कंपाउंड है। This is one molecule of compound sodium chloride, and this one molecule consists of one sodium and one chlorine atom. Now the question arises, what is the mechanism through which the sodium chloride is made? वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई? उस मैकेनिज्म का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। What do you mean by chemical bonding? Chemical bonding is defined as a force, ये force होती है, that binds atoms together in the form of a molecule. सोडियम क्लोराइड की जो फॉर्मेशन हुई है ये केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा हुई है। एंड व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग इज ए फोर्स, इज डिफाइंड एज ए फोर्स दैट बाइंड सोडियम एंड क्लोरीन टुगेदर, राइट, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, राइट और नोट, राइट। तो लिखिए, केमिकल बॉन्डिंग इज डिफाइंड एज ए फोर्स, नोट इट डाउन। Chemical bonding is defined as a force. Chemical bonding is defined as a force. Chemical bonding is defined as a force that binds atoms
that binds atoms together, that binds atoms together, that binds atoms together, that binds atom together in the form of a molecule, in the form of a molecule. क्या ये बात क्लियर हुई? केमिकल बॉन्डिंग का तो समझ में आ गया ना? केमिकल बॉन्डिंग आप पाएंगे टोटल तो 5-6 तरीके की होती हैं, हायर क्लास में पढ़ेंगे, टिल 10th क्लास तक हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा पढ़ेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड फिर डिवाइड हो जाता है 3 तरीके के बॉन्ड में, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमेशा याद रखना, जब कभी भी इस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन ए मेटल एंड नॉन मेटल। ये किस किस के बीच में होता है? मेटल एंड नॉन मेटल। राइट, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, ये सारा 10th का पार्ट है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मतलब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, डोनेट कर देता है, दूसरा उसे गेन कर लेता है। ट्रांसफर का मतलब है जो दे दिया वो हमेशा के लिए दे दिया, जो चीज दान कर दी जाती है वो दोबारा वापस नहीं ली जा सकती। तो यानी कि जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को खोया उसने खो दिया, जिसने गेन किया परमानेंटली गेन कर लिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक्सेट्रास एक्सेट्रास, बहुत सारे हैं। एंड ऑल आर बेसिकली द कंपाउंड्स व्हिच शुड बी रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इन सबको हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। क्यों? Because electrovalent compounds are compounds that are formed because of, or they are the compounds that are formed by the accomplishment of electrovalent bond, जो कि electrovalent bond के थ्रू बनते हो। राइट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो दे ऑल आर बेसिकली द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? तो अब मैं सोडियम क्लोराइड की आपको बताता हूं। सोडियम क्लोराइड जिसका एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को खोता है। तो खोने को मैंने पॉजिटिव कहते हैं, मैं बता चुका हूं क्यों कहते हैं। राइट, इसने एक इलेक्ट्रॉन खोया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और खोने में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय द सोडियम इज रिटन इन दिस वे। एटम फिर एरो, एक इलेक्ट्रॉन खोया है तो प्लस आ गया। राइट, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो सकता है, तभी वो ऑक्टेट लेगा, तो Mg2 पॉजिटिव आ जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, इसी तरीके से एल्युमिनियम की बात करें हम 283, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन खो सकता है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो दे ऑल आर रिगार्डेड टू बी कैटाइंस, जो कि लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। isn't it? इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं जो कि एक नॉन मेटल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को जो यहां से या किसी ने भी दिया इसको इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया, अब ये क्लोराइड हो गया। नेगेटिव का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गया इसके पास। राइट, उसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं ऑक्सीजन की, 28, ऑक्सीजन का है 26, 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अब ये हो गया O2 नेगेटिव। सल्फर है, उसका है 286, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो S2 नेगेटिव हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आती है, हो गया ना 288, यहां हो गया ना 28। राइट, इसी तरीके से हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का 25, एटॉमिक नंबर 7 होता है उसका, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया,
तो यहां पर N3 नेगेटिव आया। एक बात याद रखना, ये मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन खोए जा सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन किए गए हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट खो नहीं सकता। 4 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग एक साथ भी जो है वो एक टीडियस स्टेप है, जो हम कोवेलेंट कंपाउंड की जब गहराई में जाएंगे तो वहां पर हमें क्लियर होगा। आई होप ये बात समझ आ गई। तो नाउ लेट अस, हाँ सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर H2 कैसे हुआ, मतलब सर H नहीं बता सकता अभी, क्योंकि ये आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सॉरी से रिलेटेड है, जो आप 10th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी H2 को उसके लिए पूरा कोवेलेंट पढ़ाना पड़ेगा, पूरी 10th की डिटेल पूरी क्लियर करनी पड़ेगी। अनटिल अनलेस नहीं क्लियर करूंगा नहीं समझ आएगा। बहुत कुछ ऐसा है, आपको ऑर्बिटल डायग्राम पता होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्कीम पता होनी चाहिए, बहुत कुछ ऐसा है, तब क्लियर होगा। और ये हमारे 9th क्लास में नहीं है। थोड़ा सा आइडिया क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए जो हम आगे पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई इज इट सो। ये बात क्लियर हुई। तो सोडियम को देखिए आप, अगर आपकी इच्छा है तो आप मेरी जो है 10th क्लास की केमिकल बॉन्डिंग की क्लास को देख सकते हैं जब कभी भी टाइम हो, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ। लेकिन उससे पहले अभी आप इस पे पकड़ करो, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पे बहुत मेहनत की जरूरत है। सोडियम है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन बता रहा हूं मैं आपको। तो सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को खो दिया, तो ये था ना 281, अब ये हो गया 28, हो गया ना स्टेबल, ऑक्टेट कंडीशन इसने अचीव कर ली। क्लोरीन, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्लोराइड बन गया, तो 287 था, अब ये हो गया 288। तो अब आप देखिए ये है Na पॉजिटिव, ये है Cl नेगेटिव, यानी कि ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट टुगेदर, और दिस अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट। और इसके कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। अब आपको जो 9th क्लास में क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आप क्या करेंगे, आपको ना वैलेंसी पता होनी चाहिए, सोडियम की वैलेंसी क्या है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है ना। तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। एक बॉन्ड बनने के दौरान एटम्स के कंबाइन करने की क्षमता को वैलेंसी कहते हैं। जैसे सोडियम की वैलेंसी है +1। देखो सोडियम और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी 1 है, लेकिन बड़ा जबरदस्त डिफरेंस है एज पर द मीनिंग इज कंसर्न। सोडियम की वैलेंसी है +1, इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम कैन रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी, +1। क्लोरीन की क्या है, -1। क्लोरीन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड तो दोनों 1 है या नहीं है, लेकिन सोडियम की वैलेंसी को +1 कहेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी को -1 कहेंगे। ये वाइवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, that the valencies of both sodium and chloride is same. So what is the difference? The difference is that the valency of sodium should be represented as +1 and for chlorine it should be regarded as -1. Why +1? Because we know that the sodium releases 1 electron in order to attain stability, in order to attain inert gas electronic configuration, in order to attain octet state. तीनों बातें कह दी मैंने। इसी तरीके से क्लोरीन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो गेनिंग रिप्रेजेंटेड एज -1, लॉस इज रिप्रेजेंटेड एज +1। तो जहां तक गेन का सवाल है तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का सवाल है तो क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। तो वैलेंसी का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन के दौरान जो कैपेसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की रियल जरूरत है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो 9th क्लास में क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे लिखेंगे रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आपको क्या, सोडियम और क्लोरीन आप ऐसे लिखेंगे, सोडियम के नीचे आप +1 लिखेंगे, क्लोरीन के नीचे -1 लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड। प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई। इसी तरीके से हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन लिखो तो मैग्नीशियम क्लोराइड बेसिकली ये होता है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है,
तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? +2। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की वैलेंसी आपको याद करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। अगर वैलेंसी याद नहीं होगी तो आप रिप्रेजेंट, क्वेश्चन में लिखा आ रहा है रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो भाई जब तक मैग्नीशियम की वैलेंसी पता नहीं है, क्लोरीन की नहीं है, कैसे करेंगे? इसकी क्या -1 क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, याद करने का तरीका, मैग्नीशियम के नीचे 1 आ गया और क्लोरीन के नीचे 2 आ गया, खत्म। राइट? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको आएंगे। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने कुछ रख रहा हूं, आप उसके आंसर दीजिएगा मुझे। हाँ बेटे, एक्सीलेंट क्वेश्चन। वो कंबाइन नहीं करेगा, वो शेयर करेगा। जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, ठीक है ना? तो कार्बन को जब आप देखेंगे तो 2 और 4 है, इसका 6 है। राइट? तो कार्बन का 2 और 4 हो गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटरमोस्ट शेल में 4। ना ये खो सकता, राइट? और गेन करना भी इसके लिए बड़ा टीडियस है। तो इन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ऐसे और भी एग्जांपल्स, ठीक है ना? तो लेकिन हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये डेफिनेटली कंबाइन करता है, शेयरिंग से करता है, जिसे हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे यहां मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंट का केस तो समझाया। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, मैंने कहा आपसे, जैसे यहां पर हम ले सकते हैं मीथेन CH4, ये गैस है। मीथेन इज ए गैस। तो मीथेन आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। और इस मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है। तो यानी कि अब ये क्रॉस ले लिया एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉन भी क्रॉस से, इसका भी क्रॉस से। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये एक बॉन्ड बन गया। इस कार्बन की ऑक्टेट हो गई, स्टेबिलिटी हो गई। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयरिंग हुई यहां। तो हर दिस कार्बन अटेन इट्स ऑक्टेट स्टेट, और हर हाइड्रोजन ने, एवरी हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कवर हो गई। एवरी हाइड्रोजन आल्सो एक्वायर्स ड्यूप्लेट कंडीशन, नहीं? और कार्बन की कोवैलेंसी जो है 4 है, वो भी पूरी हो गई। हाइड्रोजन की जो है वो वैलेंसी भी, कोवैलेंसी पूरी होगी। इसे हम कोवैलेंसी कहते हैं। एक इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, एक कोवैलेंसी होती है। जैसे +1 सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी है, -1 क्लोरीन की कोवैलेंसी है। वो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड्स में एक चीज याद रखने की जरूरत है कि ये हमेशा बॉन्ड बनता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल में, और ये मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रोवैलेंट। तो आप देखिए, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, तो यहां पर इसकी फॉर्मेशन बेटा जी यूं हुई। ये जो सिंगल लाइन दिख रही है, इसमें यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी, दोनों की एक्सट्रीमिटीज पर। इसे हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया, इस कार्बन के बाद 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, और हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो एवरी एटम अटेन्स स्टेबिलिटी, राइट? इसे हम कहते हैं शेयरिंग। ये शेयर हुआ है। शेयर का मतलब क्या होता है भाई? शेयर की हुई चीज को हम वापस ले सकते हैं, डोनेट की हुई चीज को नहीं। इसकी बहुत गहराई में हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम 10th क्लास के अंदर आएंगे। फिलहाल मैंने आपको ये बताया, जो आपने क्वेश्चन किया था, कि किस तरीके से हम कोवैलेंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। सर नियॉन और आर्गन और हीलियम सर नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट अवेलेबल करते हैं, यस, बिल्कुल ठीक कहा। अब यहां देखिए क्वेश्चन है आपको जो 9th में आएगा, राइट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, ये होता है। पर आपको इंग्लिश सेंटेंस दिखा हुआ है, राइट द फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको कार्बन की वैलेंसी पता होनी चाहिए, कितनी है? 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है भाई?
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 2,6 हो गया, 2 हो गई। ऑक्सीजन की 2, कार्बन की 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्लियर? सर ऐसे कर सकते हैं सिंपलेस्ट ऐसे यही, हाँ यही तरीका समझाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं आप। हाइड्रोजन क्लोरीन की बताना, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, बताओ क्या होगा? HCl हो गया या नहीं? कार्बन की वैलेंसी बेटा जी 4 है, क्लोरीन की 1 है। राइट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड बताओ कैसे लिखोगे, उसका फॉर्मूला, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, जरा करके दिखा सकते हो? C3Cl4 is not correct. कार्बन की कितनी है बेटा जी? 4। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? CCl4। टेट्रा का मतलब होता है 4, ट्राई का मतलब होता है 3, डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है 1। टेट्रा यूज तो किया, चार जो क्लोरीन एटम्स हैं। टेट्रा का मतलब क्या है? टेट्रा क्लोराइड मींस दिस कंपाउंड हैज एन एग्जिस्टेंस ऑफ 4 क्लोरीन एटम्स। हाँ ऐसे, राइट। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आई थिंक से समझ आ रहा है बेटा? सर कार्बन की वैलेंसी 4 सर शेयरिंग से आएगा ना? नहीं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो क्या है? एटॉमिक नंबर 6 है उसका, तो 2 4 नहीं हो गया। उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? वैलेंसी क्या होगी उसकी, राइट? अब कंपाउंड है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट X इज 1। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट X इज 1 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 2, ये गिवन है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड सो फॉर्म्ड, बताओ। X2, क्या यही आया है या कुछ और आया है? सही है। अब नहीं, एक्सीलेंट, दिस इज आंसर। एन एलिमेंट E has valency 4, what will be its formula of, what will be the formula of its chloride, what would be its formula of chloride and sulfide? अब आप कहोगे सर क्लोरीन का तो मैं बता देता हूं, वैलेंसी 1 है, हिंट दे रहा हूं। सल्फर की वैलेंसी 2 है। an element E has valency 4, what will be the formula of its chloride and sulfide? बताइए। ECl4 एंड ES2, क्या यही आंसर आया आप लोगों का या नहीं? An element E has valency 4, what would be its formula as chloride? नहीं आया तो बताओ। नहीं सर, आपको आया अब नहीं? E के नीचे आ गया 4, Cl के नीचे आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई E1Cl4 तो ECl4, ऐसे ही आ गया वो ES2। नहीं, अब है एक एलिमेंट X है जिसकी 2 वैलेंसी है, 3 भी है इसकी वैलेंसी और 5 भी है। वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ 2 ऑक्साइड्स ऑफ दिस एलिमेंट। वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ 2 ऑक्साइड्स।
ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए एक्स को। बताओ। एक्सेलेंट, X2O3 एंड X2O5, वेरी गुड। आई होप ये क्लियर हो गया। अब है एक एलिमेंट है Z, जो कि अपनी ऑक्साइड बनाता है ZO3। There is an element Z which creates the oxide as ZO3। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Z? Z की वैलेंसी बताओ। 6। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Z? 3। नहीं, एक्सीलेंट आदित्य, आदि आपका आंसर सही है, 6 है बेटा। सोचो ना, ZO3 है ना, तो ऑक्सीजन की 2 है, तो वैलेंसी ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 2, तो वैलेंसी ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम 6 हो गई, तो Z की 6 आ गई। इज द राइट आंसर क्लियर? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z? और फ्लोरीन की 1 होती है, फ्लोराइड ऑफ Z क्या होगा? ZF। नो, गलत। ZF6। ZF6, ZF6, Z की तो 6 है वैलेंसी ना, फ्लोरीन की 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ZF6 आ गया। सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आई होप समझ आ गया आपको, राइट। इसको हम कहते हैं बेटा जी +1, मैंने आपको बता दिया, मोनोवेलेंट कैटायन। +2 हो गया, दिस इज बेसिकली डाईवेलेंट, डाई मतलब 2। +3 ट्राईवेलेंट, राइट। और -1 मोनोवेलेंट एनायन, ये एनायन हो गया ना, मोनो, ये हो गया डाईवेलेंट एनायन। एनायन मतलब जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, आप मुझे बात बताइए, क्या मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में क्लियर कर दिया था ना, कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4? डेफिनेटली आपको क्लियर किया है भाई, H2SO4 नहीं, तो H2SO4 बेसिकली इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम क्या करते थे, 2 × 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, याद आया? आई होप ये कितना आ गया, 64 + 34, 98 आ गया। 98 ग्राम क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? राइट। सोडियम का एटॉमिक मास यूनिट होता है 23U। ग्राम एटॉमिक मास हम इसका U लिखते हैं ना, बताया था मैंने आपको, याद है? मैंने कहा था आप क्लास का रिवीजन कर लेना। ग्राम एटॉमिक मास, राइट, एटॉमिक मास यूनिट तो U लिखेंगे। अच्छा, द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ सोडियम इज 23U। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका क्या मतलब है 23U? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, पहली दूसरी क्लास में क्लियर किया। So U is the weight of carbon 7. And then you didn't revise the class. अरुषि, आपने भी नहीं किया रिवीजन? अब नहीं, तुम्हें तो एग्जाम में आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्राम एटॉमिक मास सोडियम एज 23U? मैंने इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपको। It means the sodium is 23 times heavy than hydrogen. 23 into 1U. 1U is the atomic mass unit of hydrogen.
देखो मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा अगर तुम्हें ये चीज याद नहीं है तो। एटम एंड मॉलिक्यूल्स की दूसरी या तीसरी, जहां पर मैंने ग्राम एटॉमिक मास क्लियर किया है वहां से क्लास को आप रिवाइज करो। फिर मैंने 98U इज द ग्राम, इज बेसिकली द मॉलिकुलर यूनिट है ना, तो ग्राम मॉलिकुलर मास क्या है इसका, ग्राम मॉलिकुलर मास 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, ग्राम मॉलिकुलर मास 98 ग्राम। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हैवी देन द हाइड्रोजन। तो आप इसका प्लीज ढंग से रिवीजन करना, राइट? हाँ बिल्कुल, आई होप ये क्लियर हो गया ना आपको। अगर ये एलिमेंट एक्स है, क्वेश्चन लिखो व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास, नोट डाउन ए क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, देखिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रिलेटेड टू एटम। बेटा मान लिया x जो है, कैपिटल X इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नॉर्मल एलिमेंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसके बॉटम लेफ्ट में आता है एटॉमिक नंबर और उसके टॉप में जाता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कपिल को भेजिए, राइट। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 8, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 8। तो एटॉमिक नंबर, मैं आपसे पूछता हूं कि ऑक्सीजन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन, अभी तो हम पढ़ रहे थे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन कर लिए तो 2 6 था ना इसका, गेन करने के बाद 2 8 हो गया। तो क्या एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आ गया ऑक्सीजन के? इज देयर एनी चेंज? इफ सो टेल मी द रीजन, इफ नॉट टेल मी द रीजन। आदि, तो चेंज हो गया तरुषि फिर? हैं? So when the electrons are increased, the nature of the cell is changed. So it is the negatively charged. No, I'm disappointed. I'm very much that you didn't revise it at all. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दो या घटा दो, ये तो ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया। अगर मैं सोडियम की बात करूं 281, प्रोटॉन्स भी 11 है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को खो दिया। अब इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। एटॉमिक नंबर सोडियम का हमेशा 11 ही रहेगा, मैंने यहां लिखा है आपके सामने। एटॉमिक नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन और number of electrons. It doesn't matter whether a given atom gains or releases electron. Atomic number remains with the same. Mass number is what? Mass number is the total number of nucleons. What do you mean by nucleons? The protons. Available, the particles which are available within the nucleus, protons plus neutrons, is mass number. If there is an element X, suppose this is 6, this is 14,
Can you tell me how many protons are there in X? 14, the number of protons, beta. How many neutrons are available in it, Avni? आपने नहीं बताना था. Mass number minus atomic number is always be equal to number of neutrons. What do you mean by isotopes? बताओ. What is isotope? So isotopes, so they have same atomic number but different mass number. Give me the example. So hydrogen 1, so which is simple water. The hydrogen 2, which is dense water. And so hydrogen 3, which is used Yes. for making hydrogen bombs. तो इसकी डेफिनेशन ये होगी आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. डाल्टन थ्योरी फेल हो गई यहां. वो तो ये कहता था ना कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरीथिंग. लेकिन हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके एटम्स में भी डिफरेंस है और उस डिफरेंस को ही हम आइसोटॉप्स कहते हैं. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. राइट और नॉट? बोलिए. क्लोरीन है 1735, 1737. तो क्लोरीन एलिमेंट्स के दो अलग अलग किस्म के एटम. राइट. अगर दो अलग अलग किस्म के ये एटम्स हैं तो यू जस्ट टेल मी बेटा, इसके अंदर क्या ये आइसोटॉपिक स्टेट है या नहीं है क्लोरीन? बोलो. क्यों? Why they are isotopes? क्लोरीन आइसोटॉप्स की ये दो कंडीशन है. हम इसकी डेफिनेशन ये कहेंगे ना कि आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट क्लोरीन having same atomic number but different mass number. What is the cause of isotopes? The formation of isotope. Avni, आइसोटॉप क्यों बनते हैं? आदि यही तो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और आप लोगों ने कहा मैंने रिवीजन कर रखा है. सर आइसोटॉप्स सर इसलिए बनते हैं सर स्टेबिलिटी के लिए. गलत. बिल्कुल गलत आंसर. Yes, mainly because of the difference in neutrons. How many neutrons are there in this hydrogen? Tell me Adi, कितने न्यूट्रॉन्स हैं? प्लीज तारुषी डोंट स्पीक. हाइड्रोजन में हाँ बेटा जी, एक्चुअली क्या है कि लेट मी सी के दूसरे समझ पा रहे हैं नहीं. हाँ, कितने न्यूट्रॉन्स हैं इसके अंदर? सर न्यूट्रॉन्स आर 6. इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं. नहीं सर, न्यूट्रॉन 0. इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? सर 1. इसमें कितने हैं? सर 2. तो यानी कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विद इन द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द सेम हाइड्रोजन एलिमेंट, दे क्रिएट ए फिनोमेनन नोन एज आइसोटॉप्स. The condition for the formation of isotopes is to have the difference in the number of neutrons available in the atoms of the same element. Got it or not? ये दो चैप्टर ही केमिस्ट्री है. मैटर एज ए प्योर मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर एज ए प्योर सब्सटेंस, वो एक फिजिकल केमिस्ट्री है. जर्नल साइंस भी कह सकते हैं. लेटेंट हीट एक्सेट्रा फिजिक्स है, वो केमिस्ट्री में डाल रखा है. असली ये दो चैप्टर, अगर ये दो चैप्टर तुम्हें टेक्निकली नहीं आते, तुम 10th की केमिस्ट्री इमेजिन भी नहीं कर सकते. मैं बार बार इसीलिए आपको कह रहा हूं कि इसके थॉर और डिटेल आपको पता होनी चाहिए. आइसोबार्स किसे कहते हैं बताओ? आइसोबार्स. गलत. वो तो आइसोटॉप्स नहीं होंगे. तो आइसोटॉप्स होंगे. Sir, atoms of the same elements who have different. Absolutely wrong.
Isobars are the atoms of the different element. Atoms of different element having same mass number but different atomic number. राइट जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें आर्गन और कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम को आप देखेंगे तो आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर और कैल्शियम का 20 है, लेकिन दोनों के मास नंबर बराबर हैं। इसका 40 है तो इसका भी मास नंबर 40 है, तो उल्टा नहीं हो गया आइसोटॉप का। आइसोटॉप्स एंड आइसोबार में डिफरेंस क्या हुआ? आइसोटॉप्स they are the atoms of the different element having same mass number but different atomic number. Here atoms of the same element having same atomic number but different mass number. राइट तो प्लीज इसको था, मैं ना अपनी क्लासेस को अपलोड करा रहा हूं और आप से मैं देखो, हम कई बार कोई फिल्म अच्छी लगती है ना तो हम उसे दोबारा देख लेते हैं, होता है नहीं, जनरल टेंडेंसी। तो मैं आपसे कहूंगा बेशक आपको कॉन्फिडेंस भी हो कि मुझे आती हैं क्लासेस, अभी ध्यान नहीं आ रहा, आप मेरी सारी क्लासेस को दोबारा देखो एक फिल्म की तरह, और हर क्लास को बहुत सिंसियरली देखना। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, लाइट बंद होती है ना, सब थिएटर में पूरा फोकस वहीं होता है, या उसका कोई दिया हुआ काम मत करना पर वीडियोस को दोबारा देख लेना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं सारी यूट्यूब पर अपनी लाइव को उसको अपलोड करा रहा हूँ, 7-8 क्लासेस है मेरी ये। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बेटा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जैसे आज का आपने सुना होगा ना, गॉड पार्टिकल सुना है आपने? कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी बात उठी थी कि गॉड पार्टिकल का क्रिएशन किया जा रहा है। तो जो सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं जनरली वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं जो नॉर्मल एलिमेंट्स है उनसे हटकर कुछ हैवी एलिमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और इसी के बारे में मैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बताऊंगा आपको न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान 10th क्लास में। और यू विल बी सरप्राइज टू नो सोर्सेज ऑफ एनर्जी सारे चैप्टर्स में जर्नल साइंस की कुछ की डिटेल है, और असली जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो डिलीटेड है, यानी कि जो हार्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर है वो तो है ही नहीं उसमें, और हम जरूर करेंगे। क्योंकि अगर आप करोगे नहीं तो फिर आपको आगे फ्यूचर में बड़ी भारी प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम नहीं, बहुत हैवी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये डिलीटेड पोर्शन को अगर नहीं किया ना तो डोंट बिलीव एट योर स्कूल परफॉर्मेंस, then you will be seriously paralyzed in terms of knowledge at the 11th and 12th level। सबका करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं नहीं, हाँ कुछ वो जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, राइट, उसके लिए वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे आप 12th फिजिक्स में। बहुत सारी चीजें भी आपको आने वाले समय में पता लगेगी। अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम ABCD ऑफ द केमिस्ट्री सीख रहे हैं, राइट। तो बेटे मैं आपसे यही कहूंगा, हो सके तो जल्द से जल्द इन क्लासेस को आप देखना, और एक बार मेरे कहने पर दोबारा जरूर देखना। देखो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो भी मिलकर पढ़ाते हुए हर बार ना कुछ नया मुझे खुद महसूस हो जाता है। आप तो स्टूडेंट्स हो, अगर किसी चीज को आप दोबारा सुनोगे तो आपको और गहराई तक लेके जाएगा। इसलिए इट्स अ सीरियस रिकमेंडेशन। ये 2 चैप्टर्स ही आपकी पूरी केमिस्ट्री है 10th क्लास की। एंड मैंने नोट किया है, सालों से नोट किया है कि 100 में से 80 स्टूडेंट्स को आता ही नहीं है दोनों चैप्टर्स। कैसे 10th की केमिस्ट्री अप्लाई हो पाएगी? इसलिए इसको लॉजिकली करना बहुत जरूरी है।
मैंने दोनों चैप्टर्स को सबमर्ज करके पढ़ाया है, isn't it? क्योंकि ये तुकनी बनती के स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुड बी आफ्टर द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये सब कोरिलेटेड है एक दूसरे के साथ। हम आयंस के बारे में पढ़ रहे हैं, बताओ, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। अरे जब तुम्हें एटॉमिक नंबर नहीं मालूम, तुम्हें मास नंबर नहीं मालूम, तुम आयन कैसे पढ़ सकते हो? तो हमने कोई केमिस्ट्री को याद थोड़ा ना करना है, लॉजिकली समझना है। तो जिस हैराकरी से मैंने, जिस एल्गोरिदम से मैंने इन दोनों चैप्टर्स को कराया है, उनकी क्लासेस को देख लोगे, यू विल बी इमेंसली बेनिफिटेड। तो आप इस सारे का रिवीजन करो। अगली क्लास के अंदर मैं मोल कॉन्सेप्ट पर जाऊंगा, ठीक है? और मोल कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट और हैवी कंटेंट है एज फार एज द केमिस्ट्री इज कंसर्न। समझ आ गया तो इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, नहीं आया तो इससे टफ टॉपिक भी नहीं है, लेकिन आई एश्योर यू आई विल मेक यू द मास्टर ऑफ द सेम टॉपिक। आप बस मुझे फॉलो करेंगे, घर पे काम करेंगे जो मैं दूंगा, तो प्लीज गो थ्रू द सेम एज सुन एज पॉसिबल, राइट? तो आपने अभी क्या करना है, जितना भी मोल कॉन्सेप्ट से पहले के जितने क्वेश्चन है लखनी सिंह में से उसे कवर करो, राइट? खासकर मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको गिवन होंगे, एटॉमिक नंबर गिवन होंगे, सही एटॉमिक मास गिवन होगा, आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। अगर ये दो चीजें क्लियर हैं आपको, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो गो थ्रू द सेम अगेन। वेंसडे के दिन मैं मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करूँ, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट, विल बी मीटिंग द नेक्स्ट क्लास, प्लीज डू द सेम। और मुझे मैथ्स की आंसर शीट भेज दे बेटा जी, ठीक है? अपनी सॉरी दारुशी, अपनी की तो आ चुकी है, राइट? बाय बेटा जी, टेक केयर है, गॉड ब्लेस। सुनियो भाई।